हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो फिर एनडीए हो, सीडीएस, एफकेट या फिर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। टॉपिक भी सभी क्लियर करके जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो हर एक टॉपिक से, ताकि आपको पता लग सके किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से आप क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ पे इस क्लास में हम एनडीए, सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2024 में, जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, वो यहाँ पे हम करेंगे। सबसे पहले हम इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, जो कि 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं पॉलिटी के। फिर हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चंस के अलावा आपका बेसिक भी क्लियर हो, तो आप जो प्रथम कदम बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और उस बैच के अंदर आपका हर एक टॉपिक जो है वो क्लियर कराया जाएगा, और आपको क्वेश्चंस पूछने का कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं वो भी पता लगेगा। और साथ में जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं, उनको भी आप डेफिनेटली आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट फोर्थ है वो हम स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं भाई इंस्टाग्राम पे जाके विकास तंवर 04। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यानी जो पहले वाला जो पार्ट थर्ड है, जिन भी स्टूडेंट्स ने देखा है, वहां पे हमने 25 क्वेश्चन समथिंग कर लिए थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट फोर्थ के अंदर हम वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। अगर क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपका पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एमर्ज क्लियरली फ्रॉम द प्रीएम्बल, कि इनमें से कौन सी चीज प्रीएम्बल से निकल के आई है, कौन सी चीज प्रीएम्बल से इमर्ज हुई है। तो अगर ये बात इन्होंने पूछी है कि कौन सी चीज आपकी इनमें से प्रीएम्बल में से निकल के आई है या प्रीएम्बल में से इमर्ज हुई है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो इन्होंने क्या कहा है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनेक्टेड, कि कॉन्स्टिट्यूशन कब एनेक्ट किया गया। क्या ये बात प्रीएम्बल के अंदर लिखी गई है? तो हाँ भाई, बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एनेक्ट और अडोप्ट जो है वो किया गया है 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर 1949। ये बात प्रीएम्बल के अंदर मेंशन है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है द आइडियल्स दैट वर टू बी अचीव्ड, क्या क्या चीजें हमें अचीव करनी है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये सारी की सारी चीजें भी आपकी इसके अंदर बताई गई हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। किस टाइप की गवर्नमेंट है, ये भी आपकी प्रीएम्बल के अंदर बताई गई है कि भारत के अंदर किस टाइप की सरकार जो है वो आपकी बनेगी, या किस टाइप की सरकार आपकी आने वाले समय में होगी, वो सारी चीज़ें प्रीएम्बल में बताई हैं। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, कि ये जो सरकार है, जो सरकार देश चलाती है, उसको पावर कहाँ से मिली, तो ये सारी बातें आपके प्रीएम्बल में बताई गई हैं। तो यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे करेक्ट हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब इस क्वेश्चन का। अब आते हैं 27th क्वेश्चन के ऊपर। 27th क्वेश्चन में कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रीएम्बल इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट प्रीएम्बल को लेके सही है। तो सबसे पहली देखते हैं, इट इज नॉन एनफोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये बात तो है सही कि जो प्रीएम्बल है उसको आप लागू नहीं करा सकते, नॉन एनफोर्सेबल है वो प्रीएम्बल। एक तो क्या है भाई, नॉन एनफोर्सेबल है, और दूसरा क्या है, नॉन जस्टिशिएबल। क्या है? नॉन एनफोर्सेबल एंड नॉन जस्टिशिएबल आपका प्रीएम्बल देखने को मिलेगा आपको। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो भी नॉन एनफोर्सेबल और नॉन जस्टिशिएबल है, जबकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जस्टिशिएबल भी हैं और एनफोर्सेबल भी हैं। उनको लागू कराया जा सकता है, उनको लेके आप न्याय मांग सकते हो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें पहले ही पता लग गया। पर हम यहाँ पे आगे वाली जो स्टेटमेंट्स हैं उनको भी देखेंगे क्या कहा गया है। तो स्टेटमेंट 1 जो है या ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली रूल्ड दैट इट इज नॉट ए, भाई प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये बात कब कही गई कि प्रीएम्बल पार्ट है? तो ये कही गई थी केशवानंद भारती केस और आपका LIC ऑफ इंडिया केस में। पार्ट नहीं है, ये बात कही गई थी 1960 में। कौन से केस में? बेरूबारी यूनियन केस के अंदर। पर ये तो उसके बाद चेंज होगी ना, 1973 और 1990
5 के अंदर इन चीज़ों को चेंज कर दिया गया था। अब आते हैं यार, चलो नेक्स्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोरोड द आइडियाज ऑफ प्रियम्बल फ्रॉम। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिमाग में आई ना कि हमें भी एक प्रियम्बल ऐड करना चाहिए, तो ये बात हमने कहाँ से उठाई है? तो मैंने बताया था दुनिया का जो पहला संविधान है जिसने प्रियम्बल ऐड किया वो था यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी से हमने ये चीज़ उधार ली है या उसी से उठाई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए जो है वहाँ से हमने बोरो किया है आइडिया किस चीज़ का? प्रियम्बल का। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे और साथ में आप मुझे बताएंगे कि इटालियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या हमने कुछ लिया है, कैनेडियन से क्या लिया है और फ्रेंच से क्या लिया है। फ्रेंच से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यहाँ से आपका गवर्नर्स के बारे में, और इटालियन से हमने मे भी कुछ नहीं लिया। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आप साथ में रखेंगे ध्यान में। इन ए फेडरल स्टेट, जो फेडरल स्टेट होती है वो किस तरीके की होती है और क्या होता है फेडरल स्टेट के अंदर? अगर मैं इस चीज़ की बात करूं फेडरल स्टेट की, तो फेडरल स्टेट में क्या होता है? स्टेट्स आर मोर पावरफुल देन द सेंटर। चलो देखते हैं ये बात सही है या नहीं। सेंटर इज मोर पावरफुल। भाई सेंटर जो है वो पावरफुल होता है यूनिटरी के अंदर, ना कि फेडरल के अंदर। तो यानी ऑप्शन नंबर बी तो हमारा इसका जवाब नहीं होगा। ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन, फेडरल में आपका प्रेसिडेंशियल नहीं होता, यहाँ पे पार्लियामेंट्री हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, या दोनों भी हो सकते हैं, फेडरल और प्राइम मिनिस्ट्रियल और प्रेसिडेंशियल दोनों हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट विद सेफगार्ड अगेंस्ट ट्रांसग्रेशन ऑफ जुडिक्शन, ये बात भी नहीं है। डिवीजन ऑफ पावर तो है आपकी सेंटर और स्टेट के बीच में फेडरल में, पर ऐसा भी कुछ नहीं है कि इसके अंदर जुडिशरी कोई रोल प्ले करेगा। तो हमारा जो फर्स्ट जो है वो सही होगा। स्टेट्स जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल होती हैं सेंटर से, अगर रियल फेडरलिज्म की बात करें। पर इंडिया क्या कहते हैं? इंडिया एक फेडरल कंट्री है भाई, प्योरली फेडरल थोड़ी ना है, क्वासी फेडरल है इंडिया। तो जो बिल्कुल प्योर फेडरल होती हैं वहाँ पे स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर होती है सेंटर से। जैसे यूएसए एक फेडरल कंट्री है, वहाँ पे स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर है अगर हम कंपेयर करें सेंटर से। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे आप एग्जाम्पल जो है वो किसका देख सकते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कहा गया है इंडिया ऑप्टेड फॉर ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज। इंडिया ने भाई फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया, पर क्यों अपनाया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को? इस चीज़ की आप मुझे वजाहत करेंगे या जवाब देंगे? देखो ये हमें सभी को पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी टेरिटरी है, ये रीज़न तो है नहीं। यूएसए भी बहुत बड़ी है भाई, ठीक है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिल सकती है, और एरिया भी काफ़ी बड़ा है। कल्चरल इंटीग्रेशन ये तो है, ये कोई खास रीज़न नहीं हो सकता। अलग अलग भाषा बोली जाती है और अलग अलग रीजन्स के अंदर आपको अलग अलग तरीके के लोग देखने को मिलेंगे, और हर एक जगह का कल्चर है, तो वहाँ के लोगों को कुछ अधिकार आपको देने पड़ेंगे ताकि वो अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को प्रमोट कर सके, अपनी भाषा को अच्छे तरीके से मैनेज कर सके। तो ये रीज़न आपका हो सकता है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने क्यों अपनाई, क्योंकि हमारी जो भाषा है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से बोली जाती है। वो सारी चीज़ें इसका कारण बन सकती हैं कि हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, क्या कहा गया है? द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स। जो प्रियम्बल है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस तरीके से स्टार्ट हुआ है? प्रथम कदम बैच देखा होगा तो बता दोगे, अगर नहीं देखा या कहीं और से आपने पढ़ा कंप्लीट किया है अपना कोर्स मान लो, सिलेबस मान लो, तो भी आप बता सकते हो। वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। कहाँ से स्टार्ट होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। या तो ये आ सकता है या ये आ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? अडोप्ट एनेक्ट एंड गिव टू दिस इंडिया दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ए जो है मेरे अकॉर्डिंग वो आपका आएगा, पर नहीं, उसमें क्या कहा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये जो वर्ड है आप कई बार क्या करते हैं, डायरेक्ट इस पे कूद जाते हैं और इन वर्ड्स को ध्यान नहीं रखते, और यही मैं आपको बताना चाहता था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया के बाद हमें डायरेक्ट इन पे नहीं पहुंचना, हमें पहुंचना है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा भाई? डी वाला हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। पीडीएफ के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और यार अरे कैसे हो गया भाई ये चलो हाँ, पीडीएफ के लिए हमारे पास ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस के साथ जाके हम पीडीएफ ले सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, देखते हैं।
प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड। देखो प्रीएम्बल पार्ट तो है कॉन्स्टिट्यूशन का, पर आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग अमेंड नहीं कर सकते इसको। तो यानी पहली जो स्टेटमेंट है वो तो होगी गलत, और ये मैंने बैच के अंदर बताया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी अमेंडेड। ये गलत है। प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, 1973 में इस बात को माना गया और इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग इसमें अमेंडमेंट किया गया 1976 में, यानी सेकंड भी गलत होगी। थर्ड पे आते हैं, प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड ओनली इफ नो चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर इज मेड। ये बात सही है कि प्रीएम्बल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर या इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। हम इसको चेंज तो कर सकते हैं पर इसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, ये बात इसके अंदर कही गई है। तो इस चीज के साथ हमारा ये जो आंसर है ये हो जाएगा सही, यानी सी। अब इसके बाद एक चीज और देखें, इसके बाद देखते हैं लास्ट स्टेटमेंट, प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड। देखो मैं बता रहा हूँ कि अगर ये चीज़ गलत है तो क्यों गलत है, ये गलत हुई है तो ये क्यों हुई है, और ये ठीक है तो क्यों है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको क्लियर करूंगा ताकि आपका थोड़ा सा बेस भी साथ के साथ बनता रहे अगर आपको चीज़ें रिवाइज करनी है तो। और टॉपिक्स के साथ आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही हैं, जैसे फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, और इजीली आप हर एक टॉपिक को यहाँ पे मेरे साथ कवर करेंगे। प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट सिंपली बाय एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। नहीं, प्रीएम्बल को अमेंड आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से नहीं कर सकते। देखो बेसिक स्ट्रक्चर है तो हमें चेंज करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पे चाहिएगी, ना कि सिंपल से ही आप कोई कुछ कर लोगे इसके अंदर चेंज। अब आते हैं 33rd क्वेश्चन पे। द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। ये जो वर्ड है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी कौन से अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग किया गया। देखो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी ऐड किस तरीके से करी गई हैं, इस चीज़ का आप मुझे जवाब देंगे। तो इस चीज़ का जवाब है भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें आपको मिलेंगी प्रीएम्बल के अंदर, और प्रीएम्बल में ऐड तो एक ही बार हुई हैं और वो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो 1976 में ये चीज़ें ऐड करी गई थी, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज करी गई थी भाई 1976 में। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनविसेक्स दैट। जो प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इनमें से बताना है क्या कहता है। इट शैल स्टैंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इट कैन बी एब्रोगेटेड और विप्ड आउट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, का क्या इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन से हटा सकते हैं। या फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या कहता है, नेक्स्ट है इट डज नॉट एक्नोलेज, रिकॉग्नाइज और प्रोक्लेम एनीथिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये किसी चीज़ को एक्नोलेज या रिकॉग्नाइज नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन की, या इट हैज़, क्या इसकी सेपरेट कोई आइडेंटिटी है। तो इनमें से आपको बताना है कि जवाब कौन सा सही होगा। तो अगर हम यहाँ पे जवाब की बात करें तो यहाँ पे होगा डी, इसकी एक सेपरेट एंटिटी है, इसको ऐसे एब्रोगेट नहीं किया जा सकता कि आपका मन किया आपने हटा दिया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका प्रीफेस है, इंट्रोडक्शन है, और इसकी एक अलग से अहम भूमिका जो है वो हमें देखने को मिलती है भारतीय संविधान के अंदर। 36th क्वेश्चन, द करेक्ट नोमेनक्लेचर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल इज, कि इनमें से कौन सी बात प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग सही तरीके से अरेंज की गई है। तो सबसे पहले जो वर्ड है वो है सोवर्जन, फिर है सोशलिस्ट, फिर सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक। तो ये जो 5 बातें हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं और इन 5 बातों को इसी सीक्वेंस में लिखा गया है। सबसे पहले सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, आफ्टर दैट रिपब्लिक। इस तरीके से इन शब्दों को जो है आपको लिखा मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या प्रीएम्बल के अंदर। तो आपको भी यही सीक्वेंस जो है वो याद रखनी होगी। ये क्या करना होगा, लर्न करनी होगी ये सीक्वेंस जिस तरीके से आपकी लिखी गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है अगर पूछा जाता है तो। नेक्स्ट है इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज, इंडिया हम कहते हैं कि रिपब्लिक कंट्री, और भाई 26 जनवरी आ चुका है, रिपब्लिक डे आ चुका है, झंडे झांडे लगाओ अपने
घरों के ऊपर पटाखे बजाओ, ठीक है। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इसका मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां पे आपके जो लीडर्स हैं वो इलेक्टेड हो, चाहे वो डायरेक्ट तरीके से इलेक्टेड हो चाहे इनडायरेक्ट तरीके से हो। रिपब्लिक का मतलब होता है एक ऐसी कंट्री जहां पे हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड हो बाय द पीपल, यानी लोगों के द्वारा हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड हो। बी जो आंसर है वो सही होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा पूछेंगे सर ये हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? तो भाई ये हेड ऑफ स्टेट जो है ये किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है राष्ट्रपति को। किसको बोला जाता है? राष्ट्रपति को बोला जाता है हेड ऑफ स्टेट। अगर राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट आपका इलेक्टेड हो तो हम कहते हैं वो कंट्री आपकी क्या है? रिपब्लिक कंट्री है। तो इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है क्योंकि यहाँ का राष्ट्रपति यहाँ के लोगों के द्वारा चुना जाता है भाई। नेक्स्ट है द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रीएम्बल हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? क्या वो कंटेन करता है स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उसकी आत्मा है? इज ए लिमिटेशन अपॉन द ग्रांटेड पावर। क्या ये आपकी लिमिटेशन से लगाता है जो पावर आपको दी गई है, या इनमें से कोई भी आंसर नहीं है? तो अगर हम बात करें तो ये कंटेन करता है स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा जो संविधान है वो क्या कहना चाहता है, ये बात जो है इसमें आपकी सही फिट करेगी। और बात तो ये भी है कि ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या है? ये पार्ट भी है कॉन्स्टिट्यूशन का। यानी देखो एक से ज़्यादा आंसर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। हम ये भी ऑप्शन सही मानेंगे अगर देखें तो दोनों आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है मे बी ए एंड बी करना चाहिए। ए एंड बी जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, तो हम ये कर देंगे। अब आते हैं 38th क्वेश्चन पे। 38th क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है प्रीएम्बल के अंदर, या कौन सी बात नहीं है? देखो सेकुलर है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। फेडरलिज्म की बात यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलती। फेडरलिज्म की बात हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलती। तो नोट पूछा है तो फेडरलिज्म कर देंगे कि फेडरलिज्म जो है वो नहीं है इसके अंदर। उसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ इंडियाज सोवर्जिनिटी लाइज इन द, कि जो इंडिया की सोवर्जिनिटी है वो किसके अंदर लाई कर, यार बंद हो गई थी ये पेंसिल, ठीक है, कि जो सोर्स है इंडिया की सोवर्जिनिटी का वो इनमें से किस में लाई करता है? तो इंडिया एक सोवर्जन कंट्री है, ये आपका लिखा गया है प्रीएम्बल के अंदर। इंडिया इज ए सोवर्जन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सोवर्जन वर्ड किस में है भाई? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको मिलेगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि इंडिया की सोवर्जिनिटी जो है वो लाई करती है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगर बात करें 40th क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ द प्रीएम्बल, कि किसने आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था जो कि आगे जाके प्रीएम्बल का बेस बना, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। सीडीएस 2009 का क्वेश्चन है भाई, ये इंट्रोड्यूस किया था भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे और काफी अच्छा क्वेश्चन ये हमें सीडीएस के अंदर देखने को मिला है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीडीएस 2009 का ही। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं ऑन एन एवरेज इंडियन पॉलिटी के सीडीएस के अंदर, और एनडीए के अंदर भी इतने ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करने हैं अमेंडमेंट कहां से लिया? तो अमेंडमेंट प्रोसीजर हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। सेकंड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने कहां से लिया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने लिया है आयरलैंड से। इमरजेंसी प्रोविजन कहां से लिए हैं? तो हमने लिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से, सी। और यूनियन और स्टेट रिलेशन लिए हैं हमने कनाडा से। तो इन चीज़ों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कौन सा आंसर सही होगा? तो ए का क्या आएगा भाई? ए का आएगा 3, और उसके बाद बी का क्या आएगा? 4। तो ये आता है 3 और 4 इसके अंदर है, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखें। और पीडीएफ के लिए दोबारा से बता रहा हूँ यार, ये मैंने, हाँ ये जो है ये आपके पास सोर्स हैं यार, ये दोबारा इसके अंदर ऐड हो गया, चलो कोई नहीं। हाँ ये सोर्सेज हैं हमारे पास पीडीएफ के लिए, तो इन सोर्सेज के थ्रू आप पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 42nd क्वेश्चन पे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिकन बिकॉज, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो रिपब्लिक क्यों है? क्यों रिपब्लिक है भाई? क्योंकि यहाँ पे कोई भी हेरिडेटरी एलिमेंट नहीं है, सारे के सारे इलेक्टेड हैं। तो इस बात की पुष्टि कौन कौन करता है? तो भाई जहाँ पे भी हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्रपति या अदर जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड हैं, तो यानी वो कंट्री क्या है? वो कंट्री आपकी
रिपब्लिक कंट्री है जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट आपका इलेक्टेड हो। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे या नहीं रखेंगे बताएं जल्दी। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडोप्टेड फ्रॉम। जो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर रखा है वो हमने कौन सी कंट्री से लिया है? वो हमने लिया है इंग्लैंड से। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप है। क्या है? यूएसए के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप है, जबकि इंग्लैंड के अंदर सिंगल सिटीजनशिप हमें देखने को मिलेगी। 44th क्वेश्चन की अगर बात करूं तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज ऑफ, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने आर्टिकल हैं, कितने पार्ट हैं, कितने शेड्यूल हैं, ये चीज़ हमें बतानी है। तो अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है 2011 का, और एक्सपेक्टेड है ऐसे क्वेश्चन हमारे एनडीए सीडीएस एफकेट में भी देखने को मिलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाई 395 तो आर्टिकल थे, ठीक है, 22 पार्ट थे और 12 की जगह 8 शेड्यूल थे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ये तो थे पहले, कब? 1950 में। अगर एट प्रेजेंट की बात कर लें तो लगभग 470 तो आर्टिकल, यानी इनको अनुच्छेद बोलते हैं, और 22 की जगह आपके हो चुके हैं 25 पार्ट, और आपके 12 शेड्यूल हो चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये यार बारी बारी क्यों आ रहा है आज? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडोप्टेड फंडामेंटल ड्यूटी। ओहो, फंडामेंटल ड्यूटी कड़ातली से बता दो भाई। मैं बताऊंगा भाई, मैं सबसे पहले कौन? मैं। ठीक है, जिसने सबसे पहला कमेंट किया है आंसर आता है तो जवाब दें, और प्रथम कदम वाले जो स्टूडेंट है बैच वाले वो सबसे पहले जवाब देंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो यूएसएसआर जो है वहाँ से हमने ली है। तो बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। देखो स्टार्टिंग में थी नहीं फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो एक कमेटी बिठाई गई, सवरन सिंह कमेटी, सवरन सिंह कमेटी, और उसने रिकमेंड किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करनी चाहिए। ठीक है, तो ऐड कब करी गई? ये आपकी ये ऐड करी गई, एक मिनट, ऐड करी गई आपकी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। पर कितनी ऐड करी गई? टोटल 10 ऐड करी गई, और जो 11th है वो बाद में ऐड करी गई। 11th जो है वो ऐड करी गई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर। तो ये स्टार्टिंग से नहीं थी, ये इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी ना तो उस टाइम ऐड करी। बोली भारत के लोगों को इतने अधिकार दे दिए तो कुछ काम भी तो दो, कुछ ड्यूटी भी तो दो। नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करें, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करें, भारत की प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट करें। ठीक है, वो सारी की सारी बातें जो हैं इन्होंने यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज के थ्रू ऐड कर दी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहले कितनी थी? 10, आज के टाइम कितनी है? 11। 11वीं कब ऐड करी गई? 10 कब ऐड करी गई? किसके कहने पे करी गई? सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले, और कहाँ से ली? यूएसएसआर से ली हैं। ठीक है, और यूएसएसआर कब बना, कब डिसइंटीग्रेट हुआ, टूटा, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे भाई सारे विद्यार्थी जितने भी अपने खास हैं। तो भाई जल्दी से कमेंट में छाप दो आंसर क्या है इसका, और फिर आगे भी करेंगे। आगे का क्वेश्चन देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडेड टू द प्रीएम्बल, इट्स मेन एम इज टू। जो वर्ड सोशलिस्ट ऐड किया गया है ना प्रीएम्बल के अंदर, उसका मेन एम क्या है भाई? एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस। क्या इनइक्वालिटी को ख़त्म करना इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बेसिस पे ये काम है सोशलिस्ट का, या एलिमिनेट करना इनइक्वालिटी को पॉलिटिकल और रिलीजियस बेसिस पे, या इनइक्वालिटी को एलिमिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना इनकम के आधार पे, स्टेटस के आधार पे और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के आधार पे, या एलिमिनेट करना क्लास बेस्ड सोसाइटी, यानी क्लास जो है अलग अलग क्लासेस बना रखी हैं हमने, रिच और पुअर और उस टाइप से, क्या उस आधार पे सोसाइटी के अंदर जो क्लास सिस्टम है उसको एलिमिनेट करना। तो इन चारों में से आपको आंसर कौन सा लगता है जल्दी से जल्दी मुझे बताएं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है सोशलिस्ट वर्ड हमने इसलिए ऐड किया गया कि सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो कहीं ना कहीं सरकार रेगुलेट करेगी या कंट्रोल करेगी। वैसे तो ऐसा ही होता है सोशलिज्म में, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया का सोशलिज्म थोड़ा सा अलग है रसिया का जो सोशलिज्म है उससे, या चाइना वाले सोशलिज्म से। ठीक है, यहाँ पे इनइक्वालिटी खत्म करने की बात करी गई है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेटस के बेसिस पे। ठीक है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेटस के बेसिस पे खत्म कर देंगे इनइक्वालिटी। 42nd क्या बोलते हैं यार, 47th क्वेश्चन।
ठीक है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। रिपब्लिक का मतलब क्या है, हेड ऑफ स्टेट इज हेरिडिटरी मोनार्क, भाई ये रिपब्लिक में थोड़ी ना, मोनार्की में होता है, गलत है ये तो। सोवर्जन का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्स ऑन पीपल्स विल, क्या कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की इच्छा के आधार पर काम करेगा, क्या ये सही है, ठीक है, तो ये भी गलत है यार। सोवर्जन का मतलब होता है कि जो कंट्री है वो अपने हिसाब से डिसीजंस ले सकती है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज लीगल सुपरमेसी ऑफ अनदर कॉन्स्टिट्यूशन, यार ये तो सोवर्जनिटी का है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जितने भी लीडर्स होते हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्टेड होते हैं, तो ये भी गलत है। एक बचा तो ये तो सही होगा ना, तो सही होगा, देखते हैं हम क्या है। सेकुलर, स्टेट इज विदाउट एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन, सेकुलर का मतलब ही ये होता है कि राज्य का या किसी देश का कोई धर्म नहीं होता, किसी व्यक्ति का धर्म हो सकता है, ये सेकुलर आपका कहता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसी पे मिलते हैं आपको 1 करोड़ रुपए इनाम में, इसका जवाब सही देने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, 48th क्वेश्चन। द प्रीएम्बल एंश्राइन्स सर्टेन आइडियल्स दैट वर फर्स्ट स्पेल्ड आउट इन, जो प्रीएम्बल है वो कुछ आइडियाज जो हैं वो एंश्राइन करता है, ये सबसे पहली बार जो है किसने स्पेल आउट किए थे, यानी किसने बोले थे। तो अगर हम बात करें इस पर्सन के उत्तर की, तो ये बात देखते हैं, द स्पीच बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन द बैंक ऑफ रावी, अरे यार पूर्ण स्वराज ये कहाँ पे आ गया प्रीएम्बल, ये तो 1946 की बात है, और ये रावी रूवी तो अपनी कब की बात है, 1929 की बात है, तो ये तो नहीं है, गलत है, गलत है। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट, अरे नेहरू रिपोर्ट तो मोतीलाल नेहरू ने लिखी थी, और प्रीएम्बल का वास्ता है जवाहरलाल नेहरू से, यानी मोतीलाल नेहरू तो फादर थे जवाहरलाल नेहरू के, तो नेहरू रिपोर्ट का भाई 1928 में कौन लेके आए, मोतीलाल नेहरू, तो ये अलग चीज़ है मेरे भाई हो, ओए होए होए होए, दोबारा लिखना पड़ेगा, मोतीलाल नेहरू, NEHRU, ये रावी वाला कब हुआ, 1929। तो देखो अभी तो नेहरू की कोई बात ही नहीं हुई, जवाहरलाल नेहरू की, तो ये दोनों गलत होगी। ए रेजोल्यूशन अडोप्टेड एट कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1931 में कराची सेशन हुआ था, और यहाँ तो पटेल था यार, कौन था, पटेल था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये भी गलत हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडोप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये बात सही है, 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था, उसमें बात करी गई थी कि हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये मकसद है, ठीक है, तो ये सही है। कब आया था, यह आया था 13 दिसंबर 1946 को, और यही चीज़ आगे जाके प्रीएम्बल बनी, ठीक है, और इसको अडॉप्ट किया गया कब, 26 जनवरी 1949 में, तो ये बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। जिन भी विद्यार्थियों ने ये दिया है वो काफ़ी महान विद्यार्थी हैं, ठीक है, और काफ़ी मेहनत से अपनी जो तैयारी है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आई होप भगवान आपको सिलेक्शन दे, आपको लंबी उम्र दे, और जो भी आपके सपने हैं वो पूरे हों, ठीक है, आपका भाई आपके साथ में है। द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट्स द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स, कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो दिखाता है हमें कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले ऐसा संविधान बनाना चाहते थे, तो इनमें से कौन सी चीज़ में ये दिखता है। तो अगर हम बात करें तो ये बात हमें दिखती है, कहाँ पे दिखती है, द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमें दिखती है प्रीएम्बल में। देखो अगर प्रीएम्बल पढ़ लिया ना तो हमें पता लग जाएगा कि भारत का संविधान बनाने वाले कैसा संविधान बनाना चाहते थे। एक ऐसा संविधान जहाँ पे भारत किसी का गुलाम बन के नहीं रहेगा, एक ऐसा संविधान बनाया उन्होंने जहाँ पे भारत किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करेगा, एक ऐसा संविधान जो भारत को जोड़ के रखने की बात करता है। तो इस टाइप का जो बातें हैं वो आपके प्रीएम्बल में ही तो लिखी गई हैं। 50th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो ये दिखाती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। तो अगर बात करें भाई सिविल सर्विस का 1994 का क्वेश्चन है, काहे का क्वेश्चन है रे, 1994 इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर आपको पर्सन आयो है यो, ठीक है। ए रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये फेडरलिज्म को सपोर्ट करता है या फेडरलिज्म को शो करता है। अरे नहीं रे, ये तो यूनिटरी में होता है, फेडरल में तो अनरिटन है ना, ठीक है, सॉरी फेडरल में रिटन है पर रिजिड नहीं होता, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी बिल्कुल सही मान सकते हैं, पर आगे देखते हैं। वेस्टिंग ऑफ रेजिडरी पावर विद द सेंटर, ये भी है तो, पर देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, जो सबसे मेन बात है, ये सबसे लास्ट में लिखी है रामखोर ने, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर की वो सेंटर और स्टेट के बीच में जो होती है उसी को फेडरलिज्म कहते हैं, और यही इंडियन फेडरलिज्म शो करता है। देखो कई बार क्या करते हैं, हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन तो शायद ठीक है भाई, पर एग्जैक्टली क्या होता है, पहला ऑप्शन आपका ठीक नहीं होता, दूसरा नहीं होता,
कई बार हमें जब कन्फ्यूजन हो तो सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो लास्ट के ऑप्शन तक जाएं जहां पे आपको डाउट हो, और जहां पे आप बिल्कुल श्योर हैं तो वहां पे तो आप जा सकते हैं ना उस ऑप्शन के साथ में। तो भाई इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। 51st क्वेश्चन जो है उसमें क्या कहा गया है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम क्या मानते हैं, फेडरल इन फॉर्म और यूनिटरी इन स्पिरिट। हम जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे, यानी कुछ फीचर ऐसे जो फेडरल वाले हैं, कुछ फीचर ऐसे जो आपके यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम इसको ये मानते हैं। आगे भाई क्वेश्चन नहीं है, खत्म सारे क्वेश्चन। ये एक पेज आपको दिया गया है, कुछ करना है तो इस पे कर लेना, और अगर नहीं करना चाहते तो इनको तो जरूर पढ़ लेना मेरे भाइयों, सिलेक्शन हो जाएगा, पक्की बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और ये आपके लिए नीचे जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि ये टेलीग्राम, ओ यार ये पंगा बहुत है, ये पंगा बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। एक सेकंड, ये पता नहीं यार क्यों हो जाता है एक आधी जो मैं फाइल बनाता हूँ उनके अंदर। तो टेलीग्राम है भाई, टेलीग्राम पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे आप अपने जो डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप यहाँ पे मुझे पूछें। और आई थिंक काफ़ी आप क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे, काफ़ी आपको ये भी लग रहा होगा कि हाँ हमें ये क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो मैं अभी करा रहा हूँ तो डेफिनेटली आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर आपको नहीं आते तो यानी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, और मेहनत करने के लिए इन पोर्शंस के अंदर मैं बैठा हूँ आपके लिए। आप प्रथम कदम बैच जो है वो अटेंड करें। देखो मेरा उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट आपको होगा, पेपर आपका निकलेगा, सब कुछ आपका होगा। हाँ मेरा बेनिफिट ये है, मैं कल को ये कह सकता हूँ कि मेरे स्टूडेंट हैं भाई एनडीए के अंदर हैं या आईएमए के अंदर हैं या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर हैं, इतना बेनिफिट तो मेरा होगा। मैं बोल सकता हूँ यार मेरे बंदे हैं वहाँ पे, मेरे स्टूडेंट हैं वहाँ पे, या मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, वही है। बाकी जितनी मेहनत की जा रही है वो सारी आपके लिए है। और इन चीज़ों को आप इंजॉय करके पढ़ें ताकि आपका सिलेक्शन जो है वो डेफिनेट हो, कन्फर्म हो। और दूसरी बात ये है कि सिलेक्शन तो कन्फर्म है, ठीक है, अगर आप अच्छे से क्लासेस अटेंड करके जाते हो तो क्वेश्चंस तो आप बना के आओगे। बाकी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। मैं एज ए आप बड़ा भाई मान लो, छोटा मान लो, जो आप मानना चाहते हो, बस आपको एक अच्छी गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे बेटर जो गाइडेंस दे सकता है वो बंदा खुद है। तो आप अपने बारे में मेरे से ज़्यादा बेटर सोचेंगे कि आपको क्या करना सही है क्या गलत है। आई होप आप मेरी चीज़ें समझ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं आपकी ही तरह। और चैनल आपका अपना है तो आपका हक बनता है कि आप इसको सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।